दोस्तों यूपी पीसीएस परीक्षा को एक सम्मानित और बहुत ही अधिक प्रतिष्ठित परीक्षा के रूप में देखा जाता है और इसके बाद इस परीक्षा को पास करने के बाद जो पद आपको प्राप्त होता है समाज में उसे भी अत्यधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। यूपी पीसीएस परीक्षा को पास करके आप उत्तर प्रदेश में एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। इसके दौरान न केवल आप अपने सपने को सच करते हैं, अपने सम्मान में, अपने कुल के सम्मान में अत्यधिक वृद्धि करते हैं, बल्कि सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आप काम भी कर सकते हैं, उसके विरुद्ध आप अपना योगदान भी दे सकते हैं। तो ये एक ड्रीम जॉब है जिसका सपना करोड़ों आंखें देखती हैं। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ सैकड़े में ही वो लोग होते हैं जो भाग्यशाली होते हैं, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं और अनुशासित होते हैं, क्योंकि अनुशासन और धैर्य इस परीक्षा को पास करने का पहला मूल मंत्र है। वही लोग इस परीक्षा में सफल होते हैं और फिर उनके पास एक शानदार करियर होता है, शानदार विकल्प अवेलेबल होता है और वो एक शानदार जिंदगी भी जीते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे हम लोग यूपी पीसीएस 2021 के बारे में, कंप्लीट प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले कुछ बहुत ही कॉमन से प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप लोग जानना चाहेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी होता है। तो फ्रेंड्स सामान्यतया इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो फरवरी और मार्च के महीने में आता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में इसमें फेरबदल भी देखा गया है। सीट्स कितनी रहती हैं फ्रेंड्स, तो इसके बारे में यह भी आप कह सकते हैं कि सीटों की संख्या कभी कभी कोई फिक्स नहीं होता कि कितनी सीटें रहेंगी। सीटों की संख्या 1000 तक भी देखी गई हैं और 200 तक भी देखी गई हैं। सामान्यतया 200 से 800-900 तक सीटें, लेकिन 2021 के बारे में अगर आप बात करें तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि सीटों की संख्या 500 प्लस के आसपास रहने वाली हैं। योग्यता और उम्र सीमा के बारे में भी आपके मन में जिज्ञासा होगी। तो योग्यता होती है स्नातक। किसी भी वर्ग से, किसी भी विषय से आप स्नातक हों तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। और जो इसके सामान्य पद है फ्रेंड्स, जिसको आप कहते हैं उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम का जो पद होता है, इसके अलावा उप पुलिस अधीक्षक का जो पद होता है जिसको आप कहते हैं डीवाईएसपी, तो ये जो पद होते हैं इसके लिए सिर्फ आपका स्नातक होना ही कंपलसरी है। हालांकि कुछ विशेष पद भी होते हैं जिस पर आपसे विशेष योग्यता की मांग की जाती है, उसके बारे में भी आगे चर्चा कर रहे हैं। उम्र सीमा होती है जनरल के लिए 40 वर्ष और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए नियमानुसार छूट भी यहाँ पर अनुमन्य होती है। तो कुछ विशेष पद हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि उप निबंधक का पद होता है, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, इसके लिए ला स्नातक यानी कि ला ग्रेजुएट होना पड़ता है। वहीं पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सह-विद्यालय निरीक्षक और अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी का जो पद होता है इसके लिए आपसे स्नातकोत्तर उपाधि मांगी जाती है। जिला गन्ना अधिकारी के लिए कृषि स्नातक, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए वाणिज्य स्नातक, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, तो इसके लिए भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि मांगी जाती है। सहायक निदेशक उद्योग के लिए कला विज्ञान या वाणिज्य में या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी जाती है, या वस्त्र उद्योग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्र उद्योग में कम से कम स्नातक की उपाधि इसके लिए मांगी जाती है हथकरघा डिपार्टमेंट में। सहायक श्रम आयुक्त के लिए क्या होता है, वाणिज्य विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक। जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक की उपाधि मांगी जाती है। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला बेसिक शिक्षा संस्थान जो होते हैं यानी कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट में, तो स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड आपसे यहाँ पर मांगा जाता है। इसके अलावा जिला प्रोबेशन अधिकारी, अभिहित अधिकारी यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी और श्रम प्रवर्तन अधिकारी के भी पद होते हैं, इसके लिए भी अलग अलग आपसे एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। तो दोस्तों अगर हम हर पद के बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो जिसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और आप आराम से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक उपाधि और सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि मांगी जाती है। पत्रकारिता में डिप्लोमा या 5 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव मांगा जाता है। इसके अलावा कुछ अधिमानी अर्हता भी होती है यानी कि वेटेज के रूप में। प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज जो जीआईसी होता है उसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि और या उसके समकक्ष कोई मान्यता हो। इसके अलावा जैसे कि एलटी डिप्लोमा आपने किया हो या फिर बीटी या फिर बीएड आपने किया हुआ हो। तीसरी बात होती है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं या उपरोक्त में से उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से
3 वर्ष पढ़ाने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे परीक्षा के बारे में। तो परीक्षा में सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आप प्री की परीक्षा देने जाएंगे तो वहां पर आपको 2 पेपर मिलेंगे। एक पेपर होगा जीएस का और एक पेपर होगा आपका सी सेट का। तो जीएस में कुल मिला के 150 प्रश्न और सी सेट में आपको देखने को मिलेगा 100 प्रश्न। दोनों का जो मैक्सिमम मार्क होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, 200 होता है। 400 अंकों की परीक्षा होती है, लेकिन इसमें सी सेट वाला पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है। लेकिन यहां पर अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपको जो है पनिश किया जाता है। तो यहां पर 1/3 यानी कि 0.33 ये दंड के रूप में काटा जाता है। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे भी गलत माना जाता है। अगर लेकिन कोई प्रश्न आप हल नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई दंड आपको नहीं दिया जाएगा। ऑल ओवर जब परीक्षा हो जाएगी तो 30% कम से कम यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एससी और एसटी की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क है 30%। इससे कम अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो फिर जो वहां पर सूची बनेगी, चयन सूची, उसमें आपका नाम नहीं आएगा, बिल्कुल लिया ही नहीं जाएगा। इसके अलावा जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% अंक को पास करना कंपलसरी होता है। इससे कम पाने पर आपका नाम जो चयन सूची होगी उसमें नहीं कंसिडर किया जाता है। अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में, ये जो प्रश्न पत्र होगा मुख्य परीक्षा में होगा, इसमें न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। यथास्थिति शासन या आयोग द्वारा ये जो न्यूनतम अंक होता है वो निर्धारित किए जाते हैं। अगर आप पुलिस उपाधीक्षक बनना चाहते हैं यानी कि अगर आप डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, डीवाईएसपी बनना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए और बिना फुलाए जो सीना होगा वो 84 होगा और फुलाने पर 89 होना चाहिए। अनुसूचित जाति का जो अभ्यर्थी है उसके लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और बिना फुलाए सीना 79 और फुलाने पर 84 होना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या है कि अगर वो बनना चाहती है पुलिस उपाधीक्षक तो उनकी लंबाई जो जनरल हैं और ओबीसी हैं और अनुसूचित जाति की हैं तो उनके लिए 152 होना चाहिए उनकी ऊंचाई। अनुसूचित जनजाति की महिला हैं तो उनकी ऊंचाई 147 होना चाहिए, 147 सेंटीमीटर। और सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, अधीक्षक कारागार पद हेतु और आबकारी निरीक्षक पद हेतु भी कुछ शारीरिक दक्षताएं यहाँ पर मांगी गई हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा परीक्षा की तैयारी करने से पहले। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर आप इन पदों पर नहीं आ सकते। हालांकि इसके अलावा कुछ अन्य पद हैं जहाँ पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बात करेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चयन प्रक्रिया में कुल 3 चरण होते हैं। सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा को पास करना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल 13 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। पहले ये 18 गुना था जिसे अब 13 गुना कर दिया गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से 13 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। और मुख्य परीक्षा में जो लोग शामिल होते हैं उनमें से जितनी सीटें होती हैं उनमें से 2 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो यानी कि अगर आप मुख्य परीक्षा पास कर गए तो आपका 50% सिलेक्शन तय माना जाएगा। अब बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में फ्रेंड्स। तो प्रारंभिक परीक्षा में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 पेपर होते हैं, ठीक है, 2 प्रश्न पत्र। और जो पहला पेपर होगा ये शुरू होता है 9:30 बजे से, ठीक है, और चलता है कब तक, 11:30 बजे तक। सेकंड पेपर शुरू होता है 2:30 बजे से और चलता है 4:30 बजे तक। जो पहला पेपर होता है ये जीएस का पेपर होता है। सेकंड पेपर जो होता है वो सी सेट का होता है। जो पहला पेपर होगा फ्रेंड्स इसमें 150 प्रश्न होंगे। सेकंड पेपर में आपको 100 प्रश्न हल करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। समय मिलेगा आपको 2-2 घंटे का, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 2 आवर का समय मिलता है। और इसी के साथ एक बात और भी ध्यान रखना कि जो सी सेट का पेपर होता है इसमें आपको 33% यानी केवल एक क्वालिफाइंग होता है। जो फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें सिर्फ पेपर 1 को ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है कि आपको दोनों पेपर में सम्मिलित होना कंपलसरी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सेकंड पेपर में पास आउट होना की 33, अगर 100 प्रश्न हैं तो उसमें कम से कम 33 प्रश्नों को सही करना कंपलसरी है। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है तो इसको भी ध्यान देना होगा। यानी कि 200 में से कम 66 अंक आपके सेकंड पेपर में बनने चाहिए, तभी आपकी जो कॉपी है वो जांची जाती है। और अभ्यर्थियों का जो योग्यता क्रम होता है, मेरिट होती है, उसका निर्धारण उनके प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। अब आप समझ गए प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। बात करेंगे मुख्य परीक्षा के बारे में। तो मुख्य परीक्षा में कुल 6 पेपर होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, ठीक है। इनमें सामान्य हिंदी 150 अंक, निबंध 150 अंक,
इसके अलावा जीएस के 4 पेपर हैं 200-200 अंक के। तो कुल मिला के आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 6 पेपर हैं, 6 पेपर हैं जो सबके लिए अनिवार्य हैं। तो ये अनिवार्य पेपर सभी को देने होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 800 अंकों का आपका जीएस हो जाता है। इसके अलावा 300 अंकों का आपका क्या हो जाता है, ये सामान्य हिंदी और निबंध। निबंध को आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी में, ठीक है, लेकिन हिंदी का उत्तर आपको हिंदी में लिखना पड़ता है। सामान्य अध्ययन का जो पेपर है इसको आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भाषा में आप चुन सकते हैं। तो जो कंपलसरी पेपर्स हो गए, इसमें कुल 1100 अंकों की परीक्षा होती है। इसके अलावा ये विषय हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक विषय आपको चुनना होता है। कुल मिला के 34 विषयों की सूची है जिसमें से एक विषय आपको चुनना होगा। इस एक विषय के 2 पेपर आपको देने होंगे, 2 पेपर्स, और दोनों जो पेपर होंगे वो 200-200 अंकों के होते हैं। यानी कि कुल मिला के जो कंपलसरी पेपर हो गए उसमें 1100 अंक, उसके बाद 400 अंक आपका हो गया ये आपके विषय से, यानी कि 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा आपकी संपन्न होती है 1500 अंकों पर। और इसमें आप देख रहे हैं कि कुल मिला के 34 विषय हैं। इन 34 विषयों में से कोई भी विषय आप ले सकते हैं। कुछ बहुत ही लोकप्रिय जो विषय हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इतिहास, इसके अलावा समाज कार्य भी काफ़ी लोकप्रिय विषय है। हालांकि समाज कार्य जो है ये हटा दिया गया है, ये 2018 में था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। और निर्विज्ञान भी, इसे भी हटा दिया गया है। तो कुछ विषयों को यहाँ पर हटाया गया है। इसकी जो अपडेटेड सूची होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है ये 2018 के विषयों के अनुरूप मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुछ विषयों को, मतलब जितने विषयों की सूची यहाँ पर दी गई है इनमें से कोई एक विषय आपको यहाँ पर चुनना होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद 100 अंकों की परीक्षा होती है। तो 100 अंकों का एक इंटरव्यू आपको देना होता है। तो कुल मिला के 1500 अंकों की जो मुख्य परीक्षा हुई, उसके बाद 100 अंक का आपका इंटरव्यू हुआ। कुल 1600 अंकों पर आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद फिर आपको जो है, जब आप मुख्य परीक्षा दे रहे होते हैं उसी समय आपसे मांगा जाता है कि मुख्य परीक्षा में अगर आप पास आउट होते हैं तो किस पद पर आप जाना पसंद करेंगे, यानी कि वरीयता आपसे मांगी जाती है। तो फाइनल में आपको कितने अंक प्राप्त हुए उसी के आधार पर फिर आपको कौन सा पद मिलता है ये निर्धारित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे यूपीपीसीएस प्री सिलेबस के बारे में कि प्री का जो सिलेबस होता है उसमें पहला पेपर और सेकंड पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। तो प्री की परीक्षा जब आप देने जाएंगे तो सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर होगा, जिसको आप जीएस का पेपर कहते हैं, ये पेपर आपको 2 घंटे में देना होता है। 200 अंकों की परीक्षा होती है। 150 प्रश्नों को आपको हल करना होता है। कुल मिला के 4 आपको विकल्प दिए गए, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। गलत उत्तर देने पर आपको आपकी जो 1/3 अंक हैं वो काटे जाते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि आपको जो है करंट अफेयर से कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यही वजह है कि मैं करंट अफेयर्स प्रतिदिन पढ़ा रहा हूं और उसके नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स फ्रेंड्स इनफाइनाइट होता है। अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा के समय आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप करंट अफेयर्स के नोट्स को डेली बना रहे होंगे, उसको आप पढ़ रहे होंगे। और जो लोग करंट अफेयर्स के नोट्स को बना नहीं पाए हैं उनके लिए मैं नोट्स अवेलेबल करवाता हूँ, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। दिसंबर 2020 का जो करंट अफेयर्स है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। आपको एक साथ कंप्लीट नोट्स मिल जाता है। इसके अलावा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा। इससे भी कई सारे प्रश्न होते हैं। कभी कभी प्रश्नों की संख्या 14 होती है, कभी कभी 20 तक चली जाती है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से भी क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है फ्रेंड्स वो 10 से 20 के बीच में रहती है। हालांकि निश्चित नहीं होता कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न होंगे। कभी कभी तो ये भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश, जो कि एक खास टॉपिक होता है, उससे कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया। कभी कभी जनसंख्या पर आधारित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सेंसस 2011 पर आधारित, कभी कभी एक भी प्रश्न नहीं होता है। तो लेकिन आपको जो है जो सिलेबस में है उसकी स्टडी आपको ध्यान से देना है। याद रखिएगा, यह परीक्षा एक बहुत अधिक प्रतिष्ठित परीक्षा होती है। ये आपके धैर्य की और आपके ज्ञान की भी परीक्षा लेती है। तो यहाँ पर सब कुछ आपको पहले से जो बताया जाता है बिल्कुल वही चीज़ नहीं, थोड़े फेरबदल के साथ भी आपको प्रश्नों को फेस करना पड़ सकता है। भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे यानी कि राइट्स और इश्यूज आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट पर आधारित सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि पर प्रश्न आते हैं। इसके अलावा पर्यावरण, पारिस्थितिकी और
जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन पर भी प्रश्न आते हैं। सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी प्रश्नों की संख्या 10 से लेकर 15 के बीच में पूछी गई है, ऐसा देखा गया है। अब बात करेंगे सेकंड पेपर के बारे में फ्रेंड्स। तो सेकंड पेपर जो होता है ये 2 घंटे का होता है। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 200 आपको जो है मैक्सिमम मार्क होता है। इसमें कम से कम 66 अंक आपको लेकर आने हैं, यानी कि 33% अंक आपको जो है प्राप्त करना कंपलसरी है। तो कॉम्प्रिहेंशन यानी कि विस्तारीकरण, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल भी समाहित रहता है। तो तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता से संबंधित यानी रीजनिंग से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। निर्णय से संबंधित सवाल होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान से भी जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य बौद्धिक योग्यता, और यहाँ पर अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और सांख्यिकी पर हाई स्कूल लेवल तक के क्वेश्चन भी आते हैं। सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न होते हैं हाई स्कूल लेवल तक, और सामान्य हिंदी के भी प्रश्न होते हैं हाई स्कूल लेवल तक। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल लेवल तक के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषय भी इसमें शामिल होते हैं। मिलाजुला कर ये है कि जो लोग अपने सब्जेक्ट को, अपने जो साइंस के मतलब साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए जो सेकंड पेपर होता है उसकी खास तैयारी उन्हें नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग आर्ट के होते हैं वो लोग देख सकते हैं कि उन्हें कौन कौन सा टॉपिक लेके चलना है। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के अंतर्गत कंप्लीट आपको ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो मुख्य परीक्षा होती है फ्रेंड्स ये लिखित होती है, यानी कि इसमें बहुविकल्पी अब कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये पूरी परीक्षा लिखित होती है। हिंदी की भी, निबंध की भी, सामान्य अध्ययन के जो 4 पेपर होंगे वो भी आपको लिखित में लिखने पड़ते हैं। इसके अलावा जो एक विषय होता है जिसके 2 पेपर होंगे ये भी लिखित में होगा। यानी कि ये जो परीक्षा होती है ये परंपरागत होती है, लिखित परीक्षा के अंतर्गत आपको लिखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम को, यानी कि विस्तृत पाठ्यक्रम को इस वीडियो के पार्ट 2 में। और जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम फ्रेंड्स ये काफ़ी विस्तृत है, तो इस वीडियो में अगर हम करेंगे चर्चा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और लोग जब देखेंगे ना कि 1 घंटे का वीडियो है तो लोग देखेंगे नहीं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में आपको वीडियोज अवेलेबल करवाई जाए, ताकि आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से ये जो वीडियो है यहाँ पर समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेज आपको मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा। मैं अगले वीडियो में उसको आंसर करके ही वीडियो को स्टार्ट करूँगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जुड़ जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और PDF आपको जो शेयर की जाती हैं। तो जो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, उसको अगर आपको सर्च करना है तो आप ये @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखेंगे ना तो आपको चैनल मिल जाएगा, और उस पर आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।